दोस्तों नमस्कार। मैं के पी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता यूट्यूब प्लेटफार्म पीपल पे। दोस्तों इन दिनों अमेरिका के बद दिमाग और बदजुबान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगता है जैसे भारत की पूरी महफिल लूट रखी हो, क्योंकि वो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा बकता रहता है जिसकी वजह से उसी के बयानों पर चर्चाएं शुरू हो जाती। भारत का सारा सार्वजनिक विमर्श उसी के बयानों पे केंद्रित होकर रह जाता है। उसने हाल में एक अजीब व गरीब बयान दिया जिसमें उसने कहा कि जो भारत और रशिया है वो तो उनकी अर्थव्यवस्थाएं तो डेड अर्थव्यवस्था है, मृत अर्थव्यवस्था है। तो इसलिए अमेरिका उनके बारे में नहीं सोचता क्योंकि अमेरिका में उनकी अर्थव्यवस्थाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग तो वैसे ही उसकी जो आए दिन उसकी हरकतों से लोग तो वैसे ही बहुत ज़्यादा नाराज हैं। और फिर ये भी एक बयान दे दिया, तो उसके इस बयान को भी भारत के प्रति वो एक बड़ी दुर्भावना के रूप में लोगों ने संन्यास में लिया। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, लगता है कि वो बहुत भोले हैं, बहुत नादान हैं। राहुल गांधी ने इस नज़ाकत को समझने में चूक कर गए और राहुल गांधी ने ट्रंप की, वैसे तो वो ट्रंप की हर बात की वो भी आलोचना कर रहे, अन्य देश के अन्य नेताओं की तरह वो भी ट्रंप से काफ़ी खफा नजर आते, लेकिन इस मामले में उन्होंने ट्रंप की बयान की तायद कर दी। राहुल गांधी ने ये कह डाला कि ट्रंप ने ये कह दिया तो क्या गलत कह दिया। राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि नेता कभी भावुक नहीं होता, नेता को डिप्लोमेट होना पड़ता है। अगर आपके पास में कुछ ऐसे तर्क हैं जिससे ये साबित हो सके कि ट्रंप की बात एक परिप्रेक्ष्य में सही भी है, तब भी आपको ये जो है भावावेश में नहीं आना चाहिए था। अगर आपको ये लगता था कि ट्रंप की बात की पूरी तरह काटा नहीं जा सकता, तो आप चुप हो जाते, फिर अवसर की प्रतीक्षा करते। बाद में वो जो जिस आधार पे आप भी मानते कि भारत की अर्थव्यवस्था की सेहत ठीक नहीं है, वो व्याख्या फिर बाद में आप सामने ला जाते। ट्रंप का संदर्भ उससे न जुड़ने देते, लेकिन ट्रंप का संदर्भ जो इससे जुड़ गया, जो राहुल गांधी ने जो ये चूक कर दी, उसकी वजह से तो एक मसला तो ये हो गया कि राहुल गांधी ने अपने लिए खाम एक मुसीबत में मोल ले लिया और जो उनकी राष्ट्रभक्ति पर लगातार संदेह उत्पन्न करने का जो एक वातावरण बनाने की कोशिश जो लगातार चलती रहती है, अब उन्होंने खुद अपने हाथों से उस कोशिश को बल दे डाला है। तो एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि अगर लोग जो है अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा के जो आंकड़े हैं उसी के आधार पर पूरी दुनिया योजनाएं बनाती है, उसी के आधार पर पूरी दुनिया चलती है, उसी के आधार पर पूरी दुनिया का कारोबारी जगत चलता है। तो अगर अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा के आंकड़े अगर देखें तो तब तो ये लगेगा कि ट्रंप की बात सिरे से गलत है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा के आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था इस समय पे सबसे अच्छी चाल से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। चीन की अर्थव्यवस्था में, चीन की जीडीपी में ठहराव हो गया है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भी तेज गति नहीं रह गई, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था तो अपेक्षाकृत तेज गति से उछाल मार रही है। और यही वजह है कि भारत जो है अब चौथे स्थान से अर्थव्यवस्था के मामले में भारत चौथे स्थान से और तीसरे स्थान पर लगभग पहुंच गया। इसकी पुष्टि होने ही वाली है, उस कगार पे वो पहुंच गया है कि वो जर्मनी को पीछे छोड़ दे और जो है वो अमेरिका और चीन के बाद में वो तीसरे नंबर पे वो आ जाए। तो ये तो इस नाते तो ये है कि ट्रंप सिरे से झूठा साबित होता है। लेकिन एक सोचने वाली ये बात भी ये है कि ये जो आंकड़े अर्थव्यवस्था को के तैयार होते, ये आंकड़े किन लोगों के सरोकार के आंकड़े होते, किन लोगों के सरोकार के आंकड़े हमारे सामने परोसे जाते, क्योंकि ऐश्वर्य मान्य लोगों के जो पैमाने हैं वो अलग हैं और जो अभावग्रस्त जनता के पैमाने हैं वो अलग हैं। पूरी दुनिया की जो विकसित देशों की, लोकतांत्रिक देशों की और लोकतंत्र की कवायद घोषित रूप से तो यही है कि जो खुशहाली की जो किरणें हैं
खुशहाली की जो रोशनी है वो हर आदमी तक पहुँचे। तो मूल्यांकन तो इसी आधार पे होना चाहिए क्या ऐसा हो रहा है, और इस आधार पर हम भारत की अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करें तो एक बहुत ही एक विश्वसनीय एजेंसी है क्रेडिट स्विस वेल्थ, उसकी एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है, उस पर गौर कर लिया जाना चाहिए। वो ताज़ा रिपोर्ट ये बता रही है कि भारत में अरबपतियों की संख्या तो हाल के दिनों में 300% तक बढ़ी है, लेकिन जो देश की 50% आबादी है उसकी या तो आमदनी बढ़ी नहीं है या उसकी आमदनी बढ़ने की बजाय घट गई है। ये अजीब विरोधाभास की स्थिति है। अब ये जो हमारी अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है उसको ये क्या उसको अगर पैमाना माना जाए तो उसके, और उसी को पैमाना माना जा रहा है तो उसके पैमाने के आधार पर तो वो तो पूरे भारत के औसत जो आर्थिक मानक हैं उन सारे आर्थिक मानकों को एक बल प्रदान करने का, उन आर्थिक ऊंचाई पर ले जाने का वो काम करेगी। वो जो है वो जो 300% की दर से जो अरबपति बढ़े हैं तो उससे तो यही कहना पड़ेगा कि नहीं हमारी अर्थव्यवस्था उछाल मार रही है, और इसी आधार पे कहा जा रहा है। लेकिन 50%, लेकिन उस सच्चाई पे भी तो गौर करना पड़ेगा कि वो 50% आबादी की तो आमदनी बजाय बढ़ने की घटने की ओर जा रही। तो अगर वो देखें जिसकी मैंने चर्चा की कि मूल्यांकन इस आधार पे होना चाहिए, और हमारी लोकतंत्र की और उसकी सारी कवायद लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, वो लोकतांत्रिक उनकी कवायद इस बात पर टिकी हुई है, उनकी नीतियाँ कितनी सही हैं, वो उसका जो है उसका पैमाना ये है कि हर आदमी के वो हर प्रत्येक देश अपने हर आदमी के जीवन में कितनी खुशहाली ला पाई। तो ये तो उल्टी स्थिति दिखाई देती है कि भारत की तो बहुतायत आबादी तो जो है वो मुसीबतों की ओर जा रही है, उसकी तो आमदनी घटती जा रही, वो खुशहाली की स्थिति नहीं है, उसके अंदर तो दुखियारी छाने का माहौल है, उसके अंदर तो मातमी माहौल है। तो फिर तो जब इस एंगल से जब हम अपनी अर्थव्यवस्था का परीक्षण करते हैं तो लगता है कि उनकी जो वो हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उनकी बात पे भी गौर किया जाना चाहिए, उनकी बात को भी समझे जाने की ज़रूरत है। एकदम आवेश में आके या जो सत्ता पक्ष है उसके उकसावे में आके उनकी बात को एकदम नकारने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इस बात को चीज़ को समझ लेना चाहिए, क्योंकि मुसीबत तो आम आदमी में हम सारे लोग आम आदमी में शामिल हैं, और अगर आम आदमी की स्थिति यूँ ही जा रही 50% आबादी की आमदनी घटने का मतलब है कि आम आदमी की स्थिति दयनीय होती जा रही। तो उस गिरावट की चपेट में तो हम लोग भी आते जा रहे हैं, हमारे भी जीवन स्थितियाँ भी उससे दुष्कर बनने वाली हैं। तो हमें तो गौर करना पड़ेगा, हमारे अस्तित्व से जब जुड़ी हुई ये सवाल आ गया तो उस मामले में तो हमें गौर करना पड़ेगा। और इसकी एक झलक अब दिखाई भी देने लगी है, क्योंकि जो एक ताज़ा आंकड़े सामने आए हमारे यहाँ पे उत्पादकता के संबंध में जो वो ताज़ा आंकड़े जो सामने आए, वो ताज़ा आंकड़े ये बता रहे हैं कि औद्योगिक उत्पादन में पिछले महीने में देश में एक बड़ी गिरावट आई। जो पिछले वर्ष का जो ये महीना था वो उस महीने की तुलना में इस वक्त काफ़ी बड़ी गिरावट आई, और गिरावट के बताया गया कि कैसे औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में गिरावट आई है। तो उसमें बताया गया कि जैसे बिजली का क्षेत्र ले लिया जाए तो बिजली के क्षेत्र में ये था कि 4% की वृद्धि होगी, लेकिन वृद्धि कितनी रह गई 2.9% की। खनन के क्षेत्र में पिछले वर्ष आलोच्य महीने में जो वृद्धि दर थी वो 8% की थी, इस बार कितनी वृद्धि दर रह पाई 1.6% की, यानी बहुत ही कम, न्यून, लगभग समाप्त हो गई वृद्धि दर। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में पिछले वर्ष के आलोच्य महीने में जो वृद्धि दर थी वो 7.6% थी, इस बार कितनी रह गई 3.6% रह गई, ये भी आधे से भी ज़्यादा कम हो गई। विनिर्माण के क्षेत्र में पिछले वर्ष के आलोच्य महीने में
वृद्धि दर कितनी थी? 4.9% थी। इस वर्ष वृद्धि दर कितनी रह गई? 2.9% रह गई। ऐसा ऐसा क्यों हुआ? ये उत्पादकता में हमारी गिरावट क्यों आ रही? और दूसरी बात ये है कि दूसरी ओर ये भी है कि जो पूंजी निर्माण के क्षेत्र में है, तो पूंजी निर्माण के क्षेत्र में प्रगति हुई है, पर्याप्त प्रगति हुई है। तो अब अगर इसका विश्लेषण अगर ईमानदारी से किया जाए तो क्या स्थिति बताती पूंजी निर्माण के क्षेत्र में प्रगति क्यों हो रही है? क्योंकि जो हमारा जो शेयर बाजार है वो किसी वास्तविकता पर आधारित नहीं। ये नहीं है कि हमारे किसी उद्योग की कोई बहुत बड़ी तरक्की हो रही हो, उद्योग का कोई वास्तविक रूप से कोई कारोबार बढ़ रहा हो, इस आधार पर जो है उसकी पूंजी बढ़ रही हो। ये नहीं, उसकी पूंजी इसलिए बढ़ रही क्योंकि वो अपने अपनी शेयर बाजार में मैनिपुलेशन करके और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर अपनी कंपनी के लिए मुनाफा बटोरने में सफल है। जो वस्तुतः एक फ्रॉड है, एक छलावा है और एक मृगमरीचिका है। उसका देश की वास्तविक आर्थिक प्रगति से कोई संबंध नहीं है। वो तो एक बबूला है, जो वो एक गुब्बारा है जो फट जाएगा, क्योंकि इस गुब्बारे के भीतर कुछ है नहीं, केवल हवा है। तो वो गुब्बारा एक फट जाएगा तो वो जो है वो देश किसी का नहीं रह देश किसी मुँह का नहीं रह जाएगा। तो इसलिए एक बड़ी सोचनीय स्थिति है। तो पर हमें तस्वीर क्या दिखाई जा रही है? हमें तस्वीर ये दिखाई जा रही कि हमारे 300% की दर से हमारे अरबपति बढ़ रहे हैं। ये बताई जा रही कि ये हमारी इस बात की है कि हमारी अर्थव्यवस्था है बड़ी उर्वरा अर्थव्यवस्था, बड़ी संभावनापूर्ण अर्थव्यवस्था है। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था का में माहौल इतना उर्वरा है तो फिर उर्वरा आम आदमी के लिए भी उर्वरा होना चाहिए, सभी के लिए उर्वरा होना चाहिए, नहीं कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए ही उर्वरा क्यों होना चाहिए? तो इसका मतलब ये है कि जो कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अराजकता की स्थिति है। और उस दृष्टि से गौर करें, कोई भी आदमी अपने आसपास पर ही गौर करे, उसको मुंबई और दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं, वो जहाँ रह रहा वहीं पर गौर करे तो उसे लगेगा कि उसके आसपास के बहुत सारे लोगों को इन जो वर्तमान में स्थितियाँ बनी हुई हैं उनमें उन सारे लोगों को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है, जो अपने मुनाफे को अवैध तरीके से बढ़ाने का हुनर जानते हैं। उसमें कानून की कोई रुकावट नहीं, सत्ता की कोई रुकावट उनके सामने नहीं आती, क्योंकि वो उसमें वो भी शामिल है, वो हुनर भी शामिल है कि वो जिन लोगों को कार्रवाई करनी उन लोगों को वो चढ़ाता है। तो कानून ढीला है, सरकार में इच्छा शक्ति कमी है। तो एक तो वो है जो अरबपतियों की संख्या या करोड़पतियों की संख्या निचले छोटे शहरों में मान लिया जाए तो करोड़पतियों की संख्या को बढ़ाने में योगदान दे रहे। तो एक तो वो लोग हैं, तो वो मतलब वो कोई उनसे तो कोई ये अपेक्षा तो की नहीं जा सकती कि कोई किसी सुव्यवस्था के निर्माण में वो किसी सुशासन के निर्माण में वो जो योगदान कर सकेंगे, या कोई एक टिकाऊ उनका कोई एक योगदान है, या बल्कि इसको तो ये कहा जाएगा कि एक जंगल राज जैसी स्थिति की झलक दे रही है। इस आधार पर लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलना है। और उसमें जिसमें जो सरकार जो है वो ये दिखाई दे रही है कि सरकार तो उसमें सरकार की असहायता प्रकट हो रही है। ये अरबपतियों की संख्या बढ़ने की अगर कि ये अगर उस पर गौर करें कि उनकी संख्या बढ़ने के इस कारण पर, तो ये जो कारण सामने आता है ये कारण तो ये है कि ये तो लगता है कि देश में गवर्नेंस का पूरी तरह अभाव हो चुका है, या पहले से अभाव चल रहा था। और उस अभाव को दूर, उस गवर्नेंस को मजबूत करने में इस सरकार के कार्यकाल में भी कोई बहुत प्रयास नहीं हो पाया। दूसरा और किस तरीके से बढ़ रही कि जो कि एक तो ये है कि आम आदमी जो किसी तरीके से मेहनत करके और ईमानदारी से और जो पैसा कमाता है, तो सारे टैक्सों की स्थिति ये बता रही कि जो सरकार का खजाना भरा जाता है उसमें जो सबसे बड़ा योगदान उसी आम आदमी का रहता है। तो सरकार उसी आम आदमी का खून चूसने का काम करती है। और उस आम आदमी चूँकि आम आदमी असुरक्षित है, निरापद है, जो इनकम टैक्स पे ही है, वो उसके पास में तो तमाम तरीके की जिनके तरीके से वो
इनकम टैक्स कानून की सारी की इनकम टैक्स के जो नियम है उनको धता बता के, और अगर वो 10,000 रुपये इनकम टैक्स में रूप में दे रहा है तो वो पता चला कि 10 लाख रुपए की चोरी करके और 10,000 रुपये वो देने का काम कर रहा है। तो उससे तो वसूली की एक सीमा, उससे तो कोई वसूली, यही जीएसटी के मामले में भी है। जीएसटी में जितना अदा होता है उससे कई हजार गुना चुराया जाता है। लेकिन आम आदमी जो पता चला कि माचिस खरीदने जा रहा तो माचिस में भी वो जीएसटी का चुका रहा है उसको, दुकानदार को। अगर वो रोडवेज की में सफ़र कर रहा है तो रोडवेज के टिकट में भी वो चुका रहा है। तो वो तो पूरी तरीके से एक खुले में खड़ा हुआ है। उसको तो टैक्सों से आड़ करने की कोई सहूलियत फराहम नहीं है। तो इसलिए वो ऐसे टैक्स जिससे आम आदमी प्रभावित होता हो, उसको वो टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा उन टैक्सों की संख्या बढ़ाना, उन टैक्सों की दरें बढ़ाना, ये अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखने का एक नुस्खे के रूप में इस चीज़ को अपना रखा है। और उस टैक्स से जो पैसा आता है वो इतना ज़्यादा पैसा किसी सरकार ने आज तक वसूल नहीं किया, इतना ज़्यादा टैक्स किसी सरकार ने नहीं लगाया जितना वर्तमान सरकार ने लगा रखा है। तो इसलिए अगर टैक्स चोरी चाहे जितनी हो रही हो फिर भी खजाना खूब भर रहा है। और वो जो खजाना जब वो भरता है उसकी आम आदमी की मेहनत की कमाई से, तो वो उस खजाने का उपयोग तथाकथित विकास कार्यों में होता है। और उन विकास कार्यों में इस बात की पूरी गुंजाइश, इस बात की पूरी झोल बनी हुई है कि उसमें 70% हिस्सा जो जनता की मेहनत की कमाई का टैक्स के रूप में जो आ रहा है, ईमानदार जनता का उसकी कमाई का जो सब आ रहा है सरकारी खजाने में, और उससे जो विकास का बजट बन रहा है, तो उस बजट में से 70% पैसा निकाल लेते नेता और अधिकारी अपनी जेबें भरने के लिए, कमीशन के नाम पे, कमीशन के तौर पे उसको निकाल लेते। तो ये विकास है, ये विकास आम आदमी के लिए तो विनाश का कारण बन रहा है, क्योंकि वो तो उसको धीरे धीरे उसकी कर देने की क्षमता समाप्त हो जाएगी, और तो तब उसको इस पर विद्रोह करना पड़ेगा। लेकिन तब तक तो वो पता नहीं, वो धर्म की घुट्टी उसने ऐसी पी रखी कि वो उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ में क्या खेल हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो भ्रष्टाचार है, जो विकास कार्य के नाम पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो जेब भरने का काम नेता और अधिकारी कर रहे हैं, इसके आधार पर करोड़पति, छोटे शहरों में करोड़पतियों की और बड़ी जगहों में अरबपतियों की एक संख्या बढ़ने का एक कारण ये भी है। और कर चोरी का तो हम बता ही चुके हैं। ये कर चोरी की जो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, जो जितना बड़ा हो जाता है उसकी कर चोरी का दायरा उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो अगर पता चला कि जो कल को 1 लाख रुपए की चोरी करके हो, फिर वो पता चला कि 10 लाख की चोरी करता तो 10 लाख वाला कारोबार शुरू कर देता, तो फिर उसको 1 करोड़ रुपए की चोरी करने का मौका मिल जाता। और फिर वो उसी तरीके से फिर वो एक बहुत बड़ा जब उद्योगपति बन जाता है, तो फिर वो उद्योगपति में तो उसको तो कर चोरी के सारे तरीके मालूम है। तो वो कर चोरी के तरीके से, तो वो कर चोरी ही उसकी वास्तव में आय है। जो हमारे जो अरबपति हैं, इन अरबपतियों की जो समृद्धि का जो रहस्य है, वो समृद्धि का रहस्य कि जो ये करोड़ों रुपए के जो गवर्नमेंट के टैक्स हैं उसकी जो चोरी कर रहे हैं, वो जो इनकी आमदनी के रूप में इनकी आर्थिक हैसियत में जुड़ता जा रहा है, वो इनका एक चीज़ है। तो ये तीनों चीज़ें हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि अगर लोग जागरूक होते तो सर को सबसे पहले किसी व्यवस्था, कोई भी शासन रहा हो, कैसा भी तंत्र रहा हो, उसमें उसके जो हुकूमत के लिए जो कसौटी रहती है, हुकूमत के मापने की, वो नैतिकता की कसौटी सर्वोच्च कसौटी होती कि वो उसमें बैठे लोग नैतिक हैं या नहीं, और वो नैतिक व्यवस्था को बनाने में उनकी रुचि उनकी इच्छा शक्ति है या नहीं। तो इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं रह गई। लेकिन ऐसा लगता है कि जनता लोग चेतना शून्य हो रहे, तो इसलिए उन्होंने अपने सरोकारों से नैतिकता को तो पूरी तरीके से हटा ही दिया है, और भले ही वो उन्हीं के लिए बड़ी एक घातक साबित हो। तो ये भी एक बात सामने आ रही है, और ये भी एक खतरनाक बात है। तो इस दृष्टिकोण से जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो
वो उनका कहना गलत नहीं है कि कोई टैक्स हेवन देश है। जैसे स्वीडन में एक ज़माने में वो सुविधा देता है कि दुनिया भर के जो कर टैक्स की चोरी करके हमारे यहाँ पे जमा करा दो, हमारे यहाँ निवेश कर दो। जैसे अभी साइप्रस, जहाँ पे इस सरकार के सबसे चहेते उद्योगपति गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी ने जहाँ का गोल्डन कार्ड दे रखा, जहाँ बड़े पैमाने पे निवेश करके, क्योंकि वहाँ तो कोई टैक्स का हिसाब किताब होता नहीं है। ऑडिट कंपनियाँ फर्जी जो है पूरा आपका बही खाता तैयार कर देती हैं और उससे वहाँ की उससे वहाँ की सरकार मान लेती है। लेकिन इन व्यवस्थाओं को कोई अच्छा नहीं कहा जाएगा, इसलिए तो ये कहा जाएगा कि लुटेरे ऐसी व्यवस्था को संचालन कर रहे हैं। तो अगर भले ये मतलब ये टिप्पणी कठोर लगे, लेकिन ये जो जब हम इस बारीकी से पोस्टमार्टम करते अपनी अर्थव्यवस्था का, और ये जो सच्चाइयाँ सामने निकल के आती, कड़वी सच्चाइयाँ, तो उससे ये लगता है कि पूरी एक लुटेरा तंत्र ही हमारी पूरी इस समय उसी के हाथ में पूरी हमारी हुकूमत की बागडोर पड़ रही है। हमारा पूरी व्यवस्था का संचालन वो लुटेरा तंत्र कर रहा है। अब इससे कैसे निवारण, जब तक इससे छुटकारा नहीं पाएगा तब तक हम एक सबको खुशहाल बनाने वाली अर्थव्यवस्था का निर्माण इस देश में नहीं हो पाएगा। और हम अगर धर्म की घुट्टी में पकड़ के इसके प्रति अगर बेपरवाह बने रहे तो अंततः वक्ता ये हमारे अस्तित्व तक के लिए एक घातक बन जाएगा। और तब हम जब जागेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इस बीच में एक अच्छा तथ्य ये सामने आया है, उस पर भी ये गौर कर लिया जाना चाहिए कि जो ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ थोपने की घोषणा की है, तो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वदेशी जागरण मंच है, स्वदेशी जागरण मंच ने कुछ बातें कही हैं, वो भी मार्के की बातें हैं। अगर वो मान ली जाए तो अभी भी बहुत कुछ ठीक हो सकता है। तो वो ये कह रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा ताकि हम इस तरीके के अमेरिका जैसे देशों की ब्लैकमेलिंग के शिकार ना हो सकें। तो उसके लिए हमको जो है अपने उपभोग के, अपनी जीवन निर्वाह के तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। हमें जो है विलासी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने, जो अपनी विलासी मानसिकता है उसको पोषने से बाहर आना पड़ेगा, बल्कि उसकी बजाय सादगी के मूल्यों की ओर हमें फिर लौटना पड़ेगा और अपनी आवश्यकता की चीज़ों को स्वयं बनाने की हमें जो है वो एक व्यवस्था ईजाद करनी पड़ेगी और अपनी जो ज़रूरतों को वो कम करने की बात करनी पड़ेगी। तो ये गौर करने लायक है। हालांकि उसकी जो मानस संतान कही जाती मोदी सरकार, उसकी नीतियां तो दूसरी, वो तो बाजारवादी व्यवस्था को अपना मॉडल बनाए हुए है। उसको जो है उसका अपना बाजारवादी व्यवस्था को अपना भगवान बनाए हुए है। तो वो बाजारवादी व्यवस्था तो इसके जो ये स्वदेशी जागरण मंच जिसकी वकालत करना चाह रही जो व्यवस्था की, उसके पूरी तरीके से विपरीत है। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि अगर स्वदेशी जागरण, अगर दूसरों की बात पे गौर करना नहीं चाहती है सरकार, तो फिर स्वदेशी जागरण मंच की बात पर ही गौर कर लेना चाहिए और अपने जो करारोपण का जो ढांचा है उस ढांचे में उसको तब्दीली लानी चाहिए। और उसके लिए जो है वो ये एक तो हम जो समय समय पे कहते रहे कि वो जो अरबपति हो गए हैं, तो अरबपतियों को महिमा मंडित करके अपने सिर पर बैठाने की बजाय उनसे समाज को चलाने का, उनसे देश को चलाने का उनसे योगदान वसूल करें। वो समाज के लिए, जैसे चीन ने अभी कुछ दिनों पहले कहा था कि हम समाज ने आपको इतना कुछ दिया है, अरब वहाँ पे दिखाते, तो अब आप समाज अब बारी इस बात की कि आप समाज को कुछ दें। और उसके आधार पे वहाँ की जो कई बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उनसे उनको काफ़ी उन्होंने उनको जो है बाध्य किया था और उनकी पूंजी का काफ़ी अधिग्रहण कर लिया था। तो ऐसा ही कुछ प्रयास जो है वो हमारे देश में भी करना पड़ेगा। और गैर उत्पादक कार्यों का, उसमें जो गैर उत्पादक कार्यों में जो पूंजी डंप की जा रही है, जैसे ज़मीनों में, शेयर बाज़ार में और सोने चांदी जैसी धातुओं की खरीद में जो पूंजी
डंप की जा रही, जिनसे न तो किसी तरह की उत्पादकता बढ़ रही है, न कोई जो है लोगों के जीवन को सुविधाजनक, और ज़्यादा सुविधाजनक बनाने के नवाचार के लिए प्रेरित हो पा रहे हैं हमारा उद्योग जगत, और रोजगार की संख्या भी नहीं बढ़ रही है। तो इन प्रयासों को हतोत्साहित करना चाहिए। मुझे आश्चर्य होता कि आज से 25-30 साल पहले जब एक तरह से जो नरसिंह राव के समय की अर्थव्यवस्था, उसके परिणाम जब सामने आने शुरू हुए थे, उस समय ये दिल्ली हाई कोर्ट में इस बात पे विचार किया था, अदालतों में इस बात पे याचिकाएं दायर हुई थी कि जो ज़मीन खाली छोड़े हुए हैं बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोग, वो उन ज़मीनों पे, खाली पड़ी हुई ज़मीनों पे टैक्स लगाया जाए। वरना वो तो उन्होंने तो ये उसमें पूंजी डंप कर रखी, तो वो उन पर टैक्स लगाया जाए, ताकि ज़मीनें, उसकी वजह से ज़मीनें बेचने के लिए बाध्य होंगी, और तो ज़मीनें सस्ती भी होंगी, और लोगों की आवास संबंधी और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी बहुत सहूलियत के साथ हो सकेगी। तो गैर उत्पादक क्षेत्रों में जो पूंजी डंप हो रही है, उस पूंजी को बाहर निकालने, उनके चंगुल से बाहर निकालने के लिए इसी ढंग के कुछ उपायों के बारे में सरकार को एक विचार करना पड़ेगा। अंत में एक बात कांग्रेस के लिए कि राहुल गांधी भी बात तो बहुत ज़्यादा उसकी करते हैं, बहुत क्रांतिकारी बातें करते हैं, सामाजिक बदलाव के लिए भी बहुत आजकल वो जिहादी तेवर दिखा रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में भी जो प्रस्ताव सामने रख रहे हैं, वो भी बड़े क्रांतिकारी हैं। लेकिन अभी उनकी पूरा तंत्र, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, वो बहुत ही यथास्थितिवादी लोगों के चंगुल में पूरा कुलीन तंत्र अभी भी कांग्रेस में हावी है, जिससे और ऐसी कांग्रेस से परिवर्तन की उम्मीद नहीं रह जा सकती। यही कारण है कुलीन तंत्र उसी कुलीन तंत्र का परिणाम है कि आज राहुल गांधी ने अगर कह दिया था, तो उनकी बात को जस्टिफाई करने के लिए जो बातें हम कह रहे हैं, जो उनके ये कहने का आशय था, जिसमें ये सारी बातें छपी हुई थी, आर्थिक अर्थव्यवस्था की हमारी वास्तविकता की जो तमाम सारी ये जो सच्चाइयाँ छपी, ये भयावह सच्चाइयाँ छुपी हुई थी। इन भयावह सच्चाइयों के परिप्रेक्ष्य में वो उनकी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करती, लेकिन वो ना करके वो तो जो है वो मनीष तिवारी, और खैर वो तो वैसे भी उनके खिलाफ जा चुके थे, शशि थरूर कांग्रेस के खिलाफ, तो उन्होंने इस मामले में राहुल गांधी की बात काट कर दी, तो वो कोई बात नहीं। लेकिन राजीव तो जो है वो तो उनके बहुत ही चहेते, राजीव शुक्ला तो बहुत चहेते लोगों में, उन्होंने तो अभी तो हिमाचल प्रदेश का उन्होंने प्रभारी बनाया था, जिसपे कई निष्ठावान कांग्रेसियों ने आपत्ति की थी। तो अब राजीव शुक्ला भी सामने आ गई, तो राजीव शुक्ला को तो आखिर राजीव शुक्ला जैसे लोगों पे कांग्रेस का नेतृत्व कैसे विश्वास कर लेता है, जो पता चला कि जिनका जीवन मरण का साथ अब आजकल जैसा के साथ हो चुका है, और जो वो तो निश्चित रूप से अरबपतियों की 300% तादाद बढ़ने से सुखी होंगी, क्योंकि उसमें तो उनके गौरव के प्रतिमान भी जुड़े हुए हैं। वो भी एक मामूली पत्रकार थे, और किस रहस्य से वो आज जो है इतने अरबपति और खरबपति हो गए। तो उन्हें तो वो सब चीज़ें स्वामी लगेंगी, जिसमें पूरा देश भाड़ में चला जाए, लेकिन चंद लोग जो समर्थ लोग हैं, जो पूरी हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसका दोहन करके उसको जो है उसको दीमक की तरह उसको चढ़ जाने के जिनको महारत हासिल है, तो वो उनके हितों के विरुद्ध कह सकते हैं, वो तो उनके हितों के अनुकूल ही बात कहेंगे। तो उन्होंने यही काम किया है। और फिर भी अगर राहुल गांधी के सतर्क नहीं होते, और वो जो है, तो फिर राहुल गांधी का भगवान ही मालिक है, फिर भी वो इसी तरीके से आस्तीन के सांपों को अगर
पालने का क्रम जारी रखते, फिर वो यथास्थितिवादी कुलीन अपने नेताओं के सहारे कुछ परिवर्तनकारी एजेंडे को सफल बनाने की आशा रखते हैं, तो हम ये कहना पड़ेगा कि वो बहुत बड़ी प्रवंचना में जी रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।